हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारी दुनिया भाग 3 ये क्लास 8 की बुक की एनालिसिस होगी। ये बिहार SCERT बिहार बोर्ड या CERT बिहार बोर्ड की बुक है। बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अर्थात जो BPSC TRE 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। ये है हमारी दुनिया भाग 3, अर्थात हम इसे भूगोल की बुक भी कह सकते हैं, जिसमें से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएंगे। तो चलिए आइए बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे, और इसी के जल्दी से पहले हम इसमें देखेंगे इसके विषय सूचियों में क्या क्या पढ़ना है हम सभी को। तो चलिए देखते हैं क्या है। जो सबसे पहले जैसे कि संसाधन है, संसाधन में आता है भूमि, मृदा एवं जल संसाधन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ से बहुत ही इसको बारीकियों से पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप अपने नोटबुक्स में लिख भी सकते हैं। फिर इसमें वन एवं वन्यजीव संसाधन है, फिर खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन आता है। भी भारतीय कृषि है जो इकाई 2 के अंतर्गत है। इकाई 1 काफ़ी लंबा है, इसमें इकाई 1 का खा गा घा में बटा हुआ है। ऐसे इकाई 2 भारतीय कृषि, फिर उद्योग आएगा लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। फिर इकाई 4 में है परिवहन, मानव संसाधन, एशिया एक संक्षिप्त अध्ययन, फिर आंकड़ों का निरूपण किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें को हम एक एक करके एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा इकाई 1 संसाधन है। यहाँ पे इसमें कुछ लिखावट इसकी अजीब सा है, तो समझ में आएगा, यही मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसमें से जो एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इकाई 1 है और संसाधन क्या है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएंगे। तो जैसे कि मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत इस बार शिक्षक ने बच्चों की सहमति से 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम बनाया। नियत समय पर सभी बच्चे बस पर सवार हुए और चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। रास्ते में मिलने वाले खेत, पेड़ पौधे, पहाड़ सभी नीचे छूटते जा रहे थे। रास्ते में बोर्ड पर सलमा की नज़र पड़ी। उस पर लिखा था, संसाधन हमारे धरोहर हैं, इनकी रक्षा करें। सलमा सोचने लगी, संसाधन क्या होता है। उसने बगल में बैठे गोविंद से पूछा, ये संसाधन क्या होता है। गोविंद ने कहा, मानो अपने जीवन में संसाधन क्या होता है। देखो यहाँ पे मानो अपने जीवन में कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है। उन वस्तुओं का उपयोग कर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये मानवीय आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य हमेशा नए नए साधनों व तकनीकों की खोज के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसके लिए आरंभ में मानव अर्थात संसाधन किसे कहते हैं। मानव अपने जीवन में कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है। उन वस्तुओं का उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके लिए आरंभ में मानव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति या प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है। समय के साथ मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन आता गया और इसके कारण मानव प्रकृत वस्तुओं को संशोधित कर उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुकूल बनाने लगा। मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय भवन, पंचायत भवन, खनिज पदार्थ, खेत, तालाब इत्यादि सभी संसाधन हैं। सलमा बीच में बोल पड़ी, तब तो सभी वस्तुएं संसाधन हैं। तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ क्या हैं, वो सभी संसाधन हैं। तो यहाँ से हमें इसकी परिभाषा समझ में आ रही है कि परिभाषा संसाधन क्या है। तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु एवं पदार्थ जो हैं सभी संसाधन कहलाते हैं।
गोविंद बोला, हाँ, सभी प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं तथा स्वयं मानव भी संसाधन है। इसे ऐसे भी समझ सकती हो कि जब किसी भवन का निर्माण किया जाता है तो इसके लिए उपयुक्त भूमि, बालू, सीमेंट, ईंट, लकड़ी, खिड़की, दरवाजे एवं मजदूर इत्यादि की जरूरत पड़ती है। इनमें से कुछ संसाधन प्राकृतिक होते हैं तो कुछ मानव निर्मित। इनमें मजदूर के रूप में मानवीय श्रम का भी उपयोग किया जाता है, अतएव ये सभी संसाधन हैं। संसाधन की उपयोगिता। गाड़ी एक नदी के किनारे रुकी। शिक्षक महोदय ने कहा, बच्चों, यहाँ हम लोग अल्पाहार लेंगे। नदी का किनारा काफ़ी चौड़ा था, पानी बीच में बह रहा था, दोनों ओर बालू ही बालू थे। कुछ बच्चे बालू पर दौड़ लगाने लगे तो कुछ पानी की ओर दौड़ पड़े। सलमान ने सोचा, यहाँ तो रेत ही रेत है, परंतु शहर में तो गाड़ी से रेत ले जाना पड़ता है, कोई वहाँ इसे फैल कर खेलने भी नहीं देते। ऐसा क्यों? ऐसा सलमा के दिमाग में संसाधन संबंधी प्रश्न कौंध रहे थे। वो सोच रही थी कि गोविंद के हिसाब से तो संसाधन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है, इसके विविध उपयोग हैं, इसीलिए उपयोग के अनुसार इसकी मांग व मूल्य में भी अंतर आ जाता है। जैसे जंगल से काट कर लाई गई लकड़ियों के रूप में परिवर्तन ला करके विभिन्न उपयोगी वस्तुएं जैसे खटिया, पलंग, कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे इत्यादि बनाई जाती है। इसीलिए लकड़ी के उपयोग एवं मूल्य दोनों में परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार तो सभी संसाधन उपयोगी व मूल्यवान होते हैं, सभी उपलब्ध वस्तुएं संसाधन होते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनता है जब उसका कोई उपयोग अथवा मूल्य होता है। उसने अपने मन की बात अपने मित्र अंशु को बताई। अंशु ने कहा, मेरे विचार से संसाधनों का उपयोग मानव जीवन को सुस्त व सहज बनाने के साथ ही क्षेत्र एवं देश के विकास के लिए भी किया जाता है। इसीलिए किसी भी देश के विकास में संसाधनों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। संसाधनों के बिना विकास संभव नहीं। संसाधन किसी क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। हम सभी प्रतिदिन कई प्रकार के संसाधन का उपयोग कर अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। तो संसाधनों के मूल्य अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके, जैसे कि आर्थिक मूल्य, लकड़ी में फर्नीचर बनाने, सौंदर्यात्मक मूल्य, जल प्रपात को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना। फिर है कानूनी मूल्य, जल एवं वायु प्रदूषण को रोकना। नैतिक मूल्य, संसाधनों को संरक्षित करना। ये संसाधनों के मूल्य अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके हैं। सलमान ने पूछा, अंशु, इन संसाधनों को हमारे लिए बनाता कौन है? क्या ये खुद बनते हैं या फिर इन्हें बनाया जाता है? अंशु ने कहा, हम किसी भी चीज़ को अपनी आवश्यकता के अनुसार संसाधन का रूप दे देते हैं। जैसे नदी या मरुस्थल में पड़े बालू को जब वहाँ से उठा करके निर्माण कार्य हेतु गांव का शहर में लाया जाता है, तब इसके उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। कहा जा सकता है कि संसाधन होते भी हैं और मानवीय जरूरतों के अनुसार निर्मित भी किए जाते हैं। गोविंद ने दोनों को आकर नाश्ता करने को कहा। सभी बच्चों ने नाश्ता किया। अब हम यहाँ समझेंगे कि नाश्ता के संसाधन के प्रकार। हम संसाधनों के अभी परिभाषा को देखें और संसाधन क्या होता है ये आप अच्छी तरह से आसान शब्दों में ऊपर पढ़े होंगे और समझे होंगे। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि संसाधन के क्या प्रकार हैं। तो संसाधन के प्रकार के बारे में जानते हैं। शिक्षक ने बच्चों को गाड़ी पर बैठने का निर्देश दिया। जानबूझकर सलमा इस बार अंशु के पास बैठी ताकि वो और अधिक जानकारी पा सके। बस थोड़ी देर चली तो सलमा ने पूछा, अंशु, क्या सभी संसाधन को हम एक ही श्रेणी में रख सकते हैं? तो अंशु ने कहा, संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तो संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। अंशु ने कहा, संसाधन मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 है प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं, पदार्थ प्राकृतिक संसाधन हैं। इस दृष्टि से भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीकी एवं कौशल से उपयोग में लाता है। भूमि के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, दलदलों, भूमि सभी शीतल हैं। मिट्टी के अंतर्गत जलोढ़, लाल मिट्टी, काली मिट्टी इन सभी प्रकार की मिट्टियां शामिल हैं। जल के अंतर्गत नदी, झील, तालाब, सागर, महासागर इत्यादि शामिल हैं। वही वनस्पति के अंतर्गत सभी प्रकार के घास, पेड़ पौधे एवं झाड़ियां शामिल हैं। इसी तरह जैविक संसाधन के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के बड़े बड़े जीव जंतु शामिल हैं। खनिज संसाधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि शामिल है। सलमा ध्यानपूर्वक अंशु की बातें सुन रही थी। अंशु ने आगे कहा। तो यहाँ पे हम समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो यहाँ पे कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताते हुए उसके जैसे मिट्टी है तो मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी के बारे में बताया गया। तो ये है अजैविक संसाधन और एक है जैविक संसाधन जिसमें जीव पाया जाता है। जैविक संसाधन के अंतर्गत छोटे जीवाणु से लेकर के बड़े बड़े जीव जंतु इसमें शामिल होते हैं। अर्थात मानव के अंदर दिमागी क्षमता का विकास शिक्षा के स्तर से प्रभावित होता है। अतः राष्ट्र के विकास में उपयोगी योगदान देने के लिए मानव को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। हम प्राकृतिक प्रदेश देख सकते हैं और यहाँ पे प्राकृतिक प्रदेश पठार और ये प्राकृतिक प्रदेश मैदान, ये सभी क्या हैं? ये प्राकृतिक संसाधन हैं। अर्थात जिसे प्रकृति ने बनाया, अर्थात जो मानव के द्वारा ना बनाया गया हो, वो सभी क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन होते हैं। आइए अब हम समझेंगे दूसरा प्रकार है मानव संसाधन। मानव ऐसा संसाधन है जो संसाधन का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। मानव में संसाधन के निर्माण एवं उपयोग की वो क्षमता उसके दिमागी एवं शारीरिक क्षमता तथा कौशल से विकसित होती है। जिस प्रदेश या देश की जनसंख्या में शारीरिक श्रम के बजाय तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोग अधिक होते हैं, वहाँ मानव निर्मित आधुनिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाता है। अकुशल जनसंख्या वाले क्षेत्र इस दृष्टि से पिछड़े जाने जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों के पिछड़े होने का यही मुख्य कारण माना जाता है। मानव निर्मित संसाधन। तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव संसाधन और एक है मानव निर्मित संसाधन। अभी हम अब समझेंगे मानव निर्मित। मानव उनके श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन ला करके करता है, जैसे मकान, कार्यालय भवन, पंचायत भवन, विद्यालय भवन और हवाई अड्डा, रेल, सड़क इत्यादि ये मानव निर्मित संसाधन के रूप में आते हैं। जैसे कि भवन देख सकते हैं, सड़क देख सकते हैं और यहाँ पे सड़क पर पुल, ये सभी हैं मानव निर्मित संसाधन हैं। ये सभी क्या हैं? मानव निर्मित संसाधन हैं। तो अभी हम ऊपर 3 संसाधन के बारे में जाने। एक पहला जाने प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा बनता है, और एक है मानव संसाधन। मानव एक ऐसा संसाधन जो संसाधनों के निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है, ये मानव संसाधन कहलाता है। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, वो मानव निर्मित संसाधन होता है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण हम यहाँ पे समझेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। अब बस जंगल के बीच में गुजर रही थी। चारों तरफ फैले हरे भरे वृक्ष, झाड़ियाँ काफ़ी आकर्षक लग रही थीं। बच्चों के आग्रह पर शिक्षक ने बस रुकवाया। गोविंद, सलमा एवं अंशु एक साथ नीचे उतरे और घूमने लगे। सलमा बोली, कितना सुंदर दृश्य है, चारों तरफ प्राकृतिक संसाधन है। गोविंद बोला,
प्रकृति में कई प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों को निम्न आधार पर कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। अर्थात प्राकृतिक संसाधन में कई प्रकार के होते हैं, अर्थात इन्हें उपवर्गों में जैसे कि विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर और स्व मूल्य के आधार पर या स्वामित्व के, क्या लिखा है ये, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पे संसाधन है, संसाधन 3 प्रकार का होता है। एक आता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन, फिर है मानवकृत संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि, मिट्टी, जल आता है और मानव संसाधन के अंतर्गत स्वयं मानव और मानवकृत संसाधन जो मानव के द्वारा स्वयं बनाया जाता, मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा। अब वही अगर देखा जाए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर ये है, अभी यहाँ हम देखे हैं विकास एवं उपयोग की दृष्टि से वास्तविक संसाधन एवं संभाव्य संसाधन, ये भी प्राकृतिक संसाधन हैं। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात प्राकृतिक संसाधन को 5 भागों में बांटा गया, 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें से विकास एवं उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन आता है, उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन और वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन आता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पर इसको बार बार देख सकते हैं या ये चीज़ आप ज़रूर इसको स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन को 5 भाग में बांटा गया, लेकिन 5 भागों के भी उपभाग हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे हम ऊपर नीचे सारा एक एक करके पढ़ेंगे। विकास एवं उपयोग, विकास एवं उपयोग। सलमा बोली भैया मैं इसे समझ नहीं पाई। गोविंद ने कहा विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को वास्तविक एवं संभाव्य संसाधन में बांटा जा सकता है। अर्थात जो विकास है, विकास एवं उपयोग के आधार पर हम संसाधन को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वास्तविक संसाधन और दूसरा संभाव्य संसाधन। तो हम वास्तविक संसाधन के बारे में समझेंगे। उन संसाधनों को कहा जाता है, वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीकी को सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है। जैसे पश्चिमी एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैंगनीज, राजस्थान का तांबा इत्यादि इसके अच्छे उदाहरण हैं। अर्थात प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है और इन संसाधनों का उपयोग तकनीकी को सहायता से वर्तमान समय में इसका उपयोग किया जा रहा हो। इसके अंतर्गत जैसे पश्चिमी एशिया का पेट्रोलियम हुआ, ऑस्ट्रेलिया का सोना हुआ, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैंगनीज एवं राजस्थान का तांबा इत्यादि जो हैं ये वास्तविक संसाधन के उदाहरण हैं। संभाव्य संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा होता है। इन संसाधनों के उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। जैसे केरल में मिलने वाला थोरियम, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन के उदाहरण हैं। अर्थात इनकी कोई ज्ञात मात्रा नहीं होती है, लेकिन इनका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। वही उसी को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। वर्षों पहले सूर्य की गर्मी, समुद्र लहरें, पवन तथा भूमि के अंदर व्याप्त ताप संभाव्य संसाधन के उदाहरण थे, परंतु आज भारत के लिए ये सभी वास्तविक संसाधन हैं। अर्थात वर्षों पहले सूर्य की जो गर्मी थी, समुद्र की जो लहरें थीं, पवन तथा भूमि के अंदर व्याप्त ताप जो थे संभाव्य संसाधन के उदाहरण थे, लेकिन आज ये सभी वास्तविक संसाधन हैं क्योंकि ये ज्ञात संसाधन हैं, इनकी मात्रा भी निश्चित है ना। सलमा बोली क्या उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन के भाग हैं?
गोविंद बोला, हाँ, इस आधार पर संसाधन को हम जैव संसाधन और अजैव संसाधन में बांटा जा सकता है। अर्थात उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के संसाधन, एक है जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव शामिल हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु इत्यादि, जबकि निर्जीव वस्तुएं अजीव संसाधन के अंतर्गत आता है। अर्थात जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें जीव होता है, वह जैव संसाधन होते हैं। अजीव संसाधन जिसमें निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वे अजीव संसाधन के उदाहरण हैं, जैसे कि खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील इत्यादि आते हैं। ये जो हैं ये अजीव संसाधन हैं। अंशु ने कहा, उपलब्धता के आधार पर भी कुछ प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन तथा कुछ प्राकृतिक संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंस है, इसके आप पास अच्छे से समझेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन तथा प्राकृतिक संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, फलतः ये खत्म या समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सूर्य की किरणें एवं पवन ऐसे ही नवीकरणीय संसाधन हैं। अर्थात जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, ऐसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका भंडार सीमित है तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उनके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, और सभी प्रकार की खनिज जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि अनवीकरणीय संसाधन हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ, जिनका हम एक बार प्रयोग करने के बाद हम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं और जिनकी पूर्ति करने के लिए हजारों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जल एवं वन वैसे नवीकरणीय संसाधन हैं जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती हैं। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। उदाहरण जैसे सीमा दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे जंगल घूमने के साथ मिल रही ये जानकारियाँ काफ़ी रोचक लग रही थी। उसने गोविंद से पूछा, वितरण के आधार पर इसके कुछ प्रकार होंगे? गोविंद बोला, हाँ, वितरण की दृष्टि से प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन सर्वत्र उपलब्ध एवं स्थानिक प्रकार के होते हैं। प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसे संसाधन प्रदान किए गए हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, जिनमें मिट्टी एवं पवन प्रमुख है। इन्हें सर्वत्र उपलब्ध या सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, इन्हें हम स्थानीय संसाधन कहा जाता। कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक, जादू कोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला इत्यादि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंशु ने बताया, स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को निजी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में बांटा जा सकता है। अंशु ने स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के संसाधन बांटा गया, निजी, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में बांटा गया। जब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है तो उसे निजी संपत्ति कहा जाता है। किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो अभी हमने स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार से पढ़ा था, तो यहाँ पे निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार से पढ़ा था। अर्थात यहाँ पर बात किया गया है कि निजी संसाधन किसे कहते हैं। तो अंशु ने बताया, स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को निजी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में बांटा जाता है। मतलब जब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, तालाब
आज किसी व्यक्ति के स्वामित्व अर्थात किसी पर्सनल व्यक्ति का उस पर स्वामित्व होता है तो वह निजी संपत्ति कहा जाएगा। किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है और 200 किलोमीटर के आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा जाता। यहाँ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बाद ही किया जाता है। समुद्र तट से दूर 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं और 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। अर्थात आप यहाँ पे शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, तो कहने का मतलब ये है कि जब जैसे कि अगर समुद्र की बात किया जाए, जैसे कि भारत जो देश है समुद्र से घिरा हुआ, अगर यहाँ से भारत से स्थलीय सीमा से जो किनारे हैं तटीय से 19.2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ये राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे इससे 200 किलोमीटर यहाँ से दूर के क्षेत्र को जब ये हो जाएगा तो हम इसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तौर पर देखा जाएगा। अर्थात यहाँ पर जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से ही हम उस पर कुछ कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर इसका ये कहने का मतलब है। प्राकृतिक संसाधन का वितरण एवं उसका उपयोग। सलमा को ये जानकारी नई एवं रोचक लग रही थी। वो बड़े ध्यान से दोनों की बातें सुन रही थी। उसके मन में नया प्रश्न उभरा, क्या इन संसाधनों का वितरण सभी जगह समान है? क्या इन संसाधनों का उपयोग हम ठीक से कर पा रहे हैं? इन बातों को उसने अंशु से पूछा। उसने बताया, भूमि, मिट्टी, जल, जीव जंतु, वन, खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, नदी, सागर, पवन इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधनों के वितरण इस पृथ्वी पर हैं, परंतु यह वितरण काफ़ी असमान है, जिसका प्रमुख कारण स्थल रूप में भिन्नता का पाया जाना है। जैसे कहीं पहाड़, कहीं पठार तो कहीं मैदान का विस्तार पाया जाता है। स्थल रूप के इस भिन्नता के कारण पहाड़ों एवं पठारों पर वन का वितरण अधिक मिलता है। प्राकृतिक रूप से पठारों क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की अधिकता मिलती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के ढेर मिलते हैं, जबकि पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में नदियों एवं छोटी छोटी सरताओं के कारण जल की उपलब्धता बनी रहती है। गोविंद ने कहा, हाँ अंशु, तुम ठीक कह रहे हो। अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, समुद्र जल तल से ऊंचाई, स्थल रूप में भिन्नता के कारण सभी प्रकार के संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर असमान रूप से पाया जाता है। उदाहरण के लिए विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य प्रकाश की सालों अधिकता होती है, जबकि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाने पर उनकी उपलब्धता क्रमशः घटती जाती है। सलमा दोनों की बातें सुनने में मग्न थी। तभी अंशु बोला, सलमा, जहाँ तक प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का संबंध है, यह तकनीक की उपलब्धता तथा आवश्यकता पर निर्भर करता है। विश्व के ऐसे कई क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न हैं तथा कुछ क्षेत्र इन मामलों में अभावग्रस्त हैं। अफ्रीका महादेश के कई देश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफ़ी धनी हैं, परंतु उनके विपरीत उनके पास इन संसाधनों के उपयोग की तकनीकी उपलब्ध नहीं है, जिससे यहाँ संसाधन का भरपूर उपयोग नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाया है। दूसरी ओर जिन महाद्वीपों अथवा देशों के पास प्राकृतिक संसाधन के उपयोग की तकनीकी उपलब्ध है, वो इन संसाधनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षित एवं तकनीकी रूप से विकसित और सजग वाले क्षेत्रों के इन संसाधनों का उपयोग अधिक न हो रहा, जबकि अशिक्षित एवं विकासशील क्षेत्रों में इन संसाधनों का सीमित विकास एवं उपयोग हुआ है अथवा नहीं हो पाया है। कार्यकलाप। अफ्रीका महाद्वीप के कुछ प्रमुख देशों की स्थिति को एटलस से पता करें। वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों, खनिज पदार्थ का पता लगाएं। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता।
सलमा बोली, भैया संसाधन तो हमारे लिए उपयोगी हैं, फिर हमें तो इसके संरक्षण हेतु प्रयास करना चाहिए। अंशु बोली, हाँ क्यों नहीं। प्राकृतिक संसाधनों के मानव जीवन की कल्पना, मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीकी एवं इनकी आवश्यकता का होना जरूरी है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। हमने इनकी अविवेकपूर्ण इस्तेमाल तो किया ही है, इसे इस प्रकार प्रदूषित भी कर दिया कि वे आज सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए। यही नहीं, हमने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं। भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की आशंका है। मानव के लिए इनका होना भविष्य में भी उतना जरूरी है जितना आज पृथ्वी पर जीवन सतत चलते रहें। इसके लिए जरूरी है कि हर इन अमूल प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर इसे भविष्य के लिए संरक्षित करें। सलमा बोली, हाँ भैया, हमें इनके उपयोग में सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा हम स्वयं अपने लिए बड़ा खतरा पैदा कर लेंगे। तभी शिक्षक महोदय की आवाज़ सुनाई पड़ी, चलो बच्चों, सभी लोग बस में बैठ जाओ, अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। सभी बच्चे बस में सवार हो गए और बस आगे बढ़ गई। सलमा इस बात से बहुत खुश थी कि आज उसने कई नई बातें जानकारी हासिल की। इसी के साथ अभ्यास भी समाप्त होता है। इनमें कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? पंचायती भवन, विद्यालय, हवाई अड्डा या भूमि? तो इसमें से प्राकृतिक संसाधन भूमि है। इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? सूर्य, जल, मिट्टी या हवाई जहाज़? तो हवाई जहाज़ है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? अब थोरियम जो है, जो केरल में पाया जाता है, निजी, संभाव्य, नवीकरणीय या जैव संसाधन। तो ये संभाव्य संसाधन है, केरल में पाया जा रहा है। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? संसाधन निर्माण के लिए तकनीकी ज्ञान, आवश्यकता, तो ये तीनों आवश्यक है। इसी के साथ अध्याय समाप्त होता है और हम मिलेंगे एक नए अध्याय में। तो हम इकाई 1 पढ़ेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम इकाई 1 का में पढ़ेंगे भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएंगे। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।